कुछ लोग एक अलग ही जोन में हैं जिनके लिए सोशल मीडिया एक दौड़, एक अंधी दौड़। अब वो दौड़ किस तरफ रहे हैं, आई थिंक वो बिल्कुल क्लूलेस हैं, उन्हें पता ही नहीं है। एक बच्चे के पास फर्स्ट क्लास डिग्री है तो फिर वो क्यों इनडिसाइसिव है और वो जाकर 24वें माले से कूदकर सुसाइड कर लेता है। चौराहा तो छोड़ दो, दो राहे पर भी बच्चे इतने इनडिसाइसिव हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। यू नो दैट फर्स्ट पोजीशन इज गोइंग टू बी टेकन बाय ओनली वन पर्सन, नो? फिर फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। तो जो थर्ड आया है मतलब उसमें कैलिबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सैम, जो ये हाँ जी वाले बच्चे होते हैं ना हर बात में, वो एक 40-45 साल की उम्र में जो वोल्केनो बर्स्ट होता है ना, इसलिए आज की डेट में वृद्धाश्रम्स बहुत हैं। आज के बच्चे ना आइसोलेशन में जी रहे हैं। माई स्पेस, दैट्स ओके, बट आइसोलेशन में रहना। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार कुछ ऐसे गेस्ट को अपने चैनल पर लेकर आते हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताकर जाते हैं कि कैसे उन्हें सुलझाया जा सकता है, कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। या फिर हम कुछ ऐसे गेस्ट लेकर आते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम उनको भी लेकर आते हैं। आज जिन गेस्ट को हम लेकर आए हैं इनसे मेरा बहुत ही अलग रिश्ता है। ये मेरे गुरु भी हैं, मेरी माँ समान भी हैं, मेरी मेंटोर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, टीचर भी हैं। और इनके साथ आज ये मेरी कह लीजिए कि फ़ेस टू फेस दूसरी मुलाकात है पिछले 10 सालों में। 10 साल पहले मिला हूँगा और आज 10 साल बाद मिला हूँ, लेकिन जो एक बॉन्ड हमारा पहली मुलाकात में बन गया था वो आज भी बना हुआ है और एक कॉल करने पर वो यहाँ पर आ गए हैं। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उनके साथ में बेसिकली वो जो आज की यूथ जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं जिन पर पढ़ाई का स्ट्रेस है, एक बर्डन सा उनके ऊपर आ गया है, या कह लीजिए कंपटीशन उनके सामने इतना है कि लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं। पेरेंट्स टीचर्स पे ब्लेम करते हैं, टीचर्स पेरेंट्स पे ब्लेम करते हैं, बच्चा उनके बीच में कहीं ना कहीं खो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर कि कैसे इनसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे पेरेंट्स अपने लेवल पे कुछ काम कर सकते हैं जो बच्चे के लिए अच्छा हो, कैसे टीचर्स को बच्चों पर फोकस करना चाहिए कि ये जो ब्लेम गेम है ये ख़त्म हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज्योति मेहरा कक्कड़। तो वेलकम करते हैं मैम आपका। तो सबसे पहले मैं बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि हम आज किन के साथ बैठे हुए हैं। किन के साथ नहीं, बहुत सिंपल शब्द है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो मैंने सीखा है। आप एक गुरु के साथ बैठे हैं, एक माँ के साथ बैठे हैं, एक टीचर के साथ बैठे हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ है कि आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड टीचर, अ बॉर्न टीचर। क्योंकि आप कोई भी प्रोफेशन या तो बाय चांस होता है या बाय चॉइस होता है। आई फील ब्लेस्ड, जो मैंने बोला कि आई एम अ टीचर बाय चॉइस। तो मेरा इंट्रोडक्शन यही है, आई एम ज्योति मेहरा कक्कड़, द टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा और जो आपका रिलेशन है, हम लोग जब मिले थे फर्स्ट टाइम, वो सेट ही दूसरा था, ये सेट दूसरा है। एंड उसके बाद से लेके आज हम दूसरी बार लाइफ में हम फेस टू फेस मिल रहे हैं, इन पर्सन मिल रहे हैं। और इस दौरान में मुझे हमेशा यही लगा, क्योंकि मैंने बहुत बार मिस्टेकनली और आप कह लीजिए कि जैसे होता है ना टाइपो एरर भी हो गया, तो वो भी करेक्ट टाइपो एरर होता है। मैं आपको मैम लिखता हूँ, वो माँ लिख के आता है आपके पास में, है ना। गुरु भी आप हैं, ठीक है, मेंटोर भी आप हैं, मेरे लिए आप माँ समान भी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। और आज आप भी थी और हमारे जो पहले गेस्ट भी थे तो वो भी
वो भी एक ब्लेसिंग है। एक्चुअली बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सैम, और ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। तो आई थिंक इस मोमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं ऑडियंस को बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी को मिलते हैं वो प्री डेस्टिन्ड होता है। मैं आपको मिली थी, आई थिंक मैं शेयर कर सकती हूँ। यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड यू वर माई फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर इन मुंबई, विच वॉज बिग थिंग फॉर मी। बट आप के अंदर जो एक ठहराव था, आपको पता था कि ये बहुत नौसिखिया सा एक एक्टर सो कॉल्ड आया है, लेकिन आप मुझे जिस तरह से वो कैमरा एंगल्स बता रहे थे एक्सेट्रा, एंड यू नो व्हाट, व्हाई इज़ इट कि आई रिमेंबर द फर्स्ट मीट विथ यू एंड आई बीन ऑलवेज कोटिंग यू कि नहीं, जहाँ पे मैं बात करती थी कि सैम हैड बीन माई फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर। और जो आपने कहा कि वो टाइपिंग एरर हो जाता था और आप इवेंचुअली वो आ जाता था मैसेज में लिखकर। गोइंग बैक अगेन टू द फर्स्ट मीट, वो एक ब्लेसिंग्स थी मेरी तरफ से आपके लिए। आप जो एक कैमरा के पीछे खड़े थे उस टाइम पर, और आज आप यू ओव अ कंपनी एंड यू आर एक्चुअली सिटिंग फॉर अ पॉडकास्ट जहाँ पर मैं एक गेस्ट की तरह आई हूँ। इससे बड़ी माँ के लिए एक ब्लेसिंग या मोमेंट ऑफ प्राइड क्या हो सकता है कि बच्चे जब लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, रूहानी खुशी जैसे कहते हैं ना, सोलफुल हैप्पीनेस। सो गॉड ब्लेस यू एंड आई एम हैप्पी। आई एम ऑल्सो वेरी मच हैप्पी। एंड ये हम दोनों का अफर्मेशन भी था कि एक हम लोगों ने बहुत वो भी किया था डेस्टिनी को कि हमें दोबारा से मिलवाना, हम एक स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। ऑल दो दिस इज़ वेरी स्मॉल एज ऑफ नाउ स्क्रीन, बट यस वो भी जैसे ये हमारा फुलफिल हुआ है, वो भी एक और मैनिफेस्ट किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी एक दिन होगा। एंड जैसे आपने बोला बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स और ये सारी चीज़ें, वो मैं हमेशा से फील करता हूँ जब भी आपसे बात करता हूँ मैं। और जो शिल्पा अरोड़ा मैम हमारे साथ आई थी, एक उनके साथ में मेरा वही एक कनेक्शन है। बहुत कम बात होती है, महीनों 2 महीनों 3 महीनों में एक बार अगर मैसेज भी होता है तब भी वही एक सेम फीलिंग रहता है कि हम परसों मिले थे हम। और ऐसा भी नहीं लगता कहने के लिए है कि 2012 में वर्कशॉप की थी या आपसे मैं 2014 या 2015 में आपसे मैं मिला था, है ना, तो लग रहा परसों की बात है जैसे। तो दैट इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अगेन एंड यस। तो जैसे कि हम बात करने में बच्चों की, तो आज जब भी आपसे बात करता हूँ तो मुझे वही चीज़ें वो लगती हैं, क्योंकि हमेशा मुझे कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि मैं प्रिंसिपल मैम से बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अंदर से एक वो भी नर्वसनेस भी आता है कि अरे कैसे बात करनी है, क्योंकि हमेशा से एक वो रहता है कि बच्चे हमेशा डरते हैं टीचर से और कुछ से बहुत प्यार भी करते हैं। बट आज जो सिनेरियो है ना मैम, थोड़ा सा अलग लगता है मुझे, मतलब अगर इन पर्सनल अगर मैं बोलूँ तो आज जो हम बात करें ना, मैं उसमें यही आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आजकल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर पढ़ाई का एक अलग से स्ट्रेस देखने को मिलता है। आई डोंट नो कि वो कितना सही है गलत है क्या है, बट है कुछ तो है जो मेरे टाइम पे शायद उतना नहीं था। एंड उसके चलते उनका अभी से ही अगर हम कहें तो 9th 10th स्टैंडर्ड के बाद से ही वो प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इवन सुसाइड्स, तो इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। एंड डेली आप एक ना एक न्यूज़ ऐसी पढ़ते हैं कि आज एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इवन कोटा, इट्स इन मुखर्जी नगर, दिल्ली, ये वो सब जगह वैसा हो गया। तो ऐसा क्यों है, इस पर कुछ आप सैम, ये ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। एंड इसका हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का, कि कुछ लोग एक अलग ही जोन में हैं जिनके लिए सोशल मीडिया एक दौड़, एक अंधी दौड़, अब वो दौड़ किस तरफ रहे हैं आई थिंक वो बिल्कुल क्लूलेस हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो जो प्रेशर की बात आप कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, मेरा दिल अंदर से बहुत आई एम रियली सैड, वेरी वेरी सैड, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और वो आई थिंक दिस इज़ कोई डरता वरता नहीं है मुझसे कि वो जो आपने कहा प्रिंसिपल की तरह, आई एम समबडी वो जो एक होता है कि
मेरा मन करता है मैं सबको बड़ा प्रोटेक्ट करके चलूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर खाई है और वहाँ पे कुआं है और बच्चा बीच में बहुत परेशान हो रहा है कि मैं जाऊँ तो किस रास्ते जाऊँ। तो जो प्रेशर की बात आती है ना सैम, इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर पहले तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास, जैसे मैंने कहा, एक अंधी दौड़, अगर छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी, फिर बड़ा फ़ोन, फिर बड़ा जॉब, फिर बड़ा विला, फिर एक स्टेकेशन हॉलिडे, फिर एक फॉरेन हॉलिडे, फिर वो मॉडर्न पेरेंटिंग। पेरेंटिंग है क्या? लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स सिंपल पेरेंट्स हैं और बड़ी सिंप्लिसिटी से हम तो बड़े होकर, लाइक आई वी आर 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें पता ही नहीं चला कि कौन सी दौड़, कौन सा वैल्यू सिस्टम, क्या सुसाइड है, क्या मेंटल स्ट्रेस तो वर्ड ही नहीं था। आप मेरे से ईयर्स यंगर हैं लेकिन मेरे बच्चों से बड़े हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप जिस स्टेज से यहाँ तक पहुँचे हैं, आई डोंट थिंक कि आपकी मम्मा या पापा को कभी ये स्ट्रेस रहा होगा कि मेरे बच्चे के पास शायद एक एसी का कमरा नहीं है तो मेरा बच्चा कुछ लैक कर रहा है लाइफ में। ये पेरेंटल प्रेशर जो बच्चों पे पड़ता है वो बच्चों को अभी पता ही नहीं है, उन्हें लाइफ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है ना। माई चिल्ड्रन आर यंगर टू यू। मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सिंपल वैल्यू सिस्टम्स रहे हैं घर में, बहुत सिंपल लाइक द बिहेवियर एंड सिस्टम्स की एसी और अ गाड़ी और अ मोबाइल, आई थिंक ये बहुत टेम्पररी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। राइट। लेकिन अगर हम स्कूल की बात करें तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स का एक ग्राउंड नहीं है कि आप स्कूल गए और आपने इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ पढ़ ली और आप दुनिया के लिए तैयार हो गए हैं। आज हमें क्यों ज़रूरत है, हम स्कूल में बुक्स इंट्रोड्यूस करें हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर। लाइफ स्किल्स है क्या? मतलब एक बच्चे के पास फर्स्ट क्लास डिग्री है तो फिर वो क्यों इनडिसाइसिव है और वो जाकर 24वें माले से कूदकर सुसाइड कर लेता है? आपके पास एक डिग्री है तो आपके पास एक अचीवमेंट है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप ज़िंदगी के अगर किसी दोराहे पर आ गए हो, चौराहा तो छोड़ दो, दोराहे पर भी बच्चे इतने इनडिसाइसिव हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो जो बच्चों को आप प्रेशर की बात करें स्कूल में, वो सैम एक्चुअली सिर्फ एकेडमिक्स का प्रेशर नहीं है, प्रेशर है क्योंकि पेरेंट्स एक अपनी दौड़ में हैं। आई एम रियली सॉरी बट एज अ प्रिंसिपल टुडे, मैं हूँ तो एक टीचर और मैंने वो जर्नी देखी है। आज जब मैं पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करती हूँ तो बच्चे को प्रोटेक्ट करती हूँ और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो मेरी बात का बुरा न माने, क्योंकि मैं सोचती हूँ बच्चा साझा होता है, जितना आपका है उतना मेरा है। आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं तो मैं वो फॉस्टर मदर हूँ, जैसे कृष्णा की, देवकी और यशोदा 2 माएँ थी। आप बच्चे की परवरिश कर रहे हैं फॉर द लाइफ जब आप नहीं होंगे, या फॉर द लाइफ जब बच्चा उस सिचुएशन में है, जैसे मैंने कहा दोराहे पर। तो व्हेन यू आर एट द क्रॉस रोड ऑफ लाइफ, यू शुड नो विच वे टू गो रादर दैन बी सो कंफ्यूज्ड, अ वेरी सिंपल वर्ड, क्योंकि वो प्रेशर जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके पेरेंट्स ने क्रिएट किया हुआ है एकेडमिक्स से। आपको एक्सेल करना है हर चीज़ में, यू हैव टू बी द फर्स्ट विद द ट्रॉफी। ऐसा नहीं है लाइफ में। आप फेल होते हो बट फेल भी वही होगा जो ट्राई करेगा। अगर मैं किसी चीज़ को बच्चे को ट्राई करने की परमिशन ही नहीं दूंगी, अब बात आती है कि अगर मैंने ट्राई करने की परमिशन दी है तो एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट मुझे ये तैयार अपने दिमाग में होना है कि मेरा बच्चा या तो सक्सीड करेगा या फेल होगा। पर फेल को अब्दुल कलाम जी ने इतनी खूबसूरत डेफिनेशन दी है, इट इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। नाइस। आप फेल हुए हो, बिग डील। आज बच्चा सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर है एक्सेल करने का कि आपने बस हर चीज़ के अंदर आपने अव्वल आना है। अव्वल, दैट फर्स्ट पोजीशन इज़ गोइंग टू बी
टेकन बाय ओनली वन पर्सन, नो, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, तो जो थर्ड आया है मतलब उसमें कैलिबर नहीं है। नाउ जो थर्ड नहीं आया है, जिन्होंने वो पार्टिसिपेशन किया है, तो क्या वो पार्टिसिपेंट्स में कैलिबर नहीं है? अरे आज अगर वो सक्सीड नहीं कर पाए, जो आपका एक बेंचमार्क है सक्सेस का, इसका मतलब वो बेकार है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है। आई डोंट अग्री। तो जो प्रेशर है वो स्कूल और टीचर्स की वजह से ही नहीं है, वो पेरेंट्स और स्कूल मेरे हिसाब से दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम एज वी कंटिन्यू विद व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क, मेरे लिए पेरेंट्स और स्कूल दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि बहुत बहुत दर्द होता है जब मैं उस बच्चे को ना, यू नो, द चाइल्ड इज सिटिंग इन माय ऑफिस और वो ऐसे अपने पेरेंट को देख रहा है, या वो टीचर अभी क्या कंप्लेन करेगी। पीटीएम्स फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, पहले तो पेरेंट्स जाते नहीं हैं, पेरेंट्स अगर जाने के बारे में सोचते भी हैं तो फिर मम्मा जाके सिर्फ साइन कराती हैं। वेयर इज़ द फादर? अ फादर हैज़ सम वर्क एंड ही इज़ नॉट अवेलेबल। वो बच्चा, उसके बाद टीचर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो 20, 30, 40, 2, 3, 4 जितने भी अदर पेरेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, उसके सामने, आपकी भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी, मेरी भी हुई थी, मैं भी अपने बच्चों के लिए जाती थी। आप बच्चे को स्नब नहीं कर सकते, आप बच्चे को इंसल्ट नहीं कर सकते ये सोच के हम तो कुछ भी बोलते हैं बिकॉज ओ आई एम द टीचर। मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, मैडम ये घर में पढ़ता नहीं है क्योंकि मैं माँ हूँ। वो बच्चे की कम्युनिटी है, वो उसकी सोसाइटी है जहाँ उसके फ्रेंड खड़े हैं और फ्रेंड्स खड़े हैं, उनके पेरेंट्स खड़े हैं। तो आप सोचिए क्या बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? उसके दिल पर उस वक्त क्या गुजरती है जब उसकी टीचर बोलती है, मैम यू नो योर चाइल्ड इज़ वेरी नटोरियस, इनडिसिप्लिन्ड। ये बड़े भारी भरकम शब्द हैं। बच्चा नॉटी नहीं होगा तो हम नॉटीनेस करेंगे। एंड आई थिंक आई एम नॉटी टुडे बिकॉज द चाइल्ड इन मी इज स्टिल अलाइव। वो हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल मेरे हिसाब से दोनों हैं, पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं जो बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं। मैम ये तो मतलब ओवरऑल हम बात करते हैं कि हम, क्योंकि देखिए जैसा आपने बोला ना कि अगर बच्चा पीटीएम में पेरेंट्स को लेकर आता है तो पेरेंट्स के ऊपर भी एक प्रेशर है कि जाना पड़ेगा, देन टीचर कुछ बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए भी कुछ बातें बोल देते हैं कि मैम हम तो पढ़ाते हैं, हम और क्या पढ़ाएंगे, आप ही स्कूल में ध्यान नहीं देते। तो ये ब्लेम गेम एक तरह से कहीं ना कहीं वो होता है। बट इसके अलावा जो बच्चे के ऊपर जो पढ़ने का प्रेशर है, सिर्फ पढ़ने का अगर मैं बात करूं कि उसकी पढ़ाई, चाहे अगर आप उसका सिलेबस कहें तो वो भी अब चेंज होता है। तो जो हमने मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो जिस टाइम पे हम स्कूल में थे, आई डोंट नो, उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स में 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश की बुक लगती थी। तो जो 1st to 5th पढ़ के ही नहीं आया इंग्लिश, जिसको ABCD नहीं पता, वो 6th में जाके अगर ABCD पढ़ रहा है, तो आप उस टाइम का सोचिए। और अभी के टाइम पे आप अगर फर्स्ट का भी, मैं खुद अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मैं आज 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड की बुक भी उठाऊंगा तो भी वो मुझे उतना ही वो लगता है कि ये तो मेरे टाइम का। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उस बच्चे को प्रेशर है। इवन अब पेरेंट्स के अंदर एक और चीज़ आ गई है कि आपने बच्चे को एडमिशन के लिए जाना है तो आपका भी इंटरव्यू होना है, आपको भी वो नॉलेज होनी चाहिए जो आप चाह रहे हैं कि बच्चे को मिले। तो ये सारी चीज़ें भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। तो वो बच्चे के अंदर तो फिर पढ़ाई का तो अलग से ही है, क्योंकि अगर इतना पेरेंट्स उसके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उसको बार बार रियलाइज़ कराया जाता है। तो ऐसे में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और होता क्या है कि इतने सारे में न्यूज़ जब देखते हैं तो उसमें वो सुसाइड नोट्स जब होते हैं ना, उसमें एक लाइन हमेशा होती है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी। तो इतना प्रेशर क्यों? ठीक है ना, अगर फर्स्ट नहीं आ रहा है, सेकंड आ रहा है, सेकंड नहीं आ रहा है, थर्ड है, थर्ड भी नहीं आ रहा है, एटलीस्ट पढ़ के वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, तो फर्स्ट आने की क्यों इतनी वो होड़ है? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जेनरिक भी है। जनरल बात में, क्योंकि सब्जेक्टिव मैंने इसलिए बोला, आई हैव सीन 2 सेट ऑफ पेरेंट्स जिनके बच्चों ने सुसाइड करा है वेरी रिसेंटली, एंड बहुत बड़े बच्चे भी नहीं हैं। एक तो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा था और अनदर वाज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज। तो मैं स्पेसिफिक बात नहीं करके मैं जेनरिक बात में ही बोलूँगी। जो आप प्रेशर की बात कर रहे हो, फर्स्ट नहीं आ सकते, पहली बात।
अगेन मैं वही बोल रही हूँ, जब हमने बच्चों के रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं करे हैं, और रूट स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, कि हार और जीत इट्स पार्ट ऑफ इट इज़ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आज अगर मैं जीती हूँ तो कल हार भी सकती हूँ। हम अपने बच्चों को हार लेना नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ ज़्यादा है बशर्ते टीचर, बिकॉज टीचर आपकी हर क्लास में चेंज होती है, हर पीरियड में सब्जेक्ट वाइज टीचर चेंज होती है, टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हियर आई वुड गो मोर विद द पेरेंट्स एंड द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दे हैव एट होम। आप अपने रिलेटिव्स की बात करते हैं, आप अपने भाई बहनों की बात करते हैं, ठीक है, लाइफ में वो शायद आपसे ज़्यादा मटीरियलिस्टिकली हाई होंगे, लेकिन हो सकता है इमोशनली, पर्सनैलिटी वाइज, एक पर्सनैलिटी इज़ द वर्ड, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वैल्यू वाइज जो आपके संस्कार हैं, वैल्यूज़ हैं, हो सकता है आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब जो बच्चा उस घर में बड़ा हो रहा है जहाँ पे वो मटीरियलिस्टिक ऊंचाई को एक अचीवमेंट मान रहा है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है अव्वल आने का, वो इसलिए पड़ रहा है कि एक तो समाज में हमारी रिस्पेक्ट पेरेंट्स की तरफ से, दूसरा अगर अव्वल नहीं आओगे तो इस लाइफ के बारे में तो छोड़ दो, छोले भटूरे की ठेल लगानी पड़ेगी। एक बड़ा नॉर्मल सा फ्रस्ट्रेटेड आंसर होता है पेरेंट्स का, सब्जी बेचोगे, ये करोगे। मटीरियलिस्टिक, हाउ मच यू अक्वायर मटीरियल गुड्स, जिसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, वो कोई डेफिनेशन नहीं है, या वो कोई बेंचमार्क नहीं है, या वो कोई पैरामीटर नहीं है आपकी सक्सेस को आंकने का। आप कितने बैलेंस्ड इंसान हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं बात कर रही थी रूट्स की, हम बच्चों को वो फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं देते हैं, वैल्यूज़ ही नहीं सिखाते हैं, मेहनत करना नहीं सिखाते हैं। आप मेहनत करो, सक्सेसफुल होगे, आज सक्सेसफुल नहीं हुए तो कल होगे, कल नहीं हुए तो परसों होगे। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो शेख चिल्ली वाली कहानी लेके बच्चा बैठ जाए कि मेरे एक अंडे में से वो बच्चा निकलेगा, फिर मुर्गी, फिर पोल्ट्री फार्म, एंड मैं अगेन, इट इज़ हाउ यू ग्रूम योर चाइल्ड, हाउ यू नर्चर। और उसके लिए पहला ठहराव पेरेंट की अपनी पर्सनालिटी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ही अगर रोज़ साड़ी, ज्वेलरी, एज अ मदर इफ़ आई टॉक अबाउट, मेरी चादर इतनी है और मैं पैर उतने पसारने की कोशिश करूँगी। बड़ों ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है इस कहावत के अंदर कि जितने बड़ी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। आज हम बच्चों को उससे मल्टीपल टाइम्स सपने दिखा रहे हैं, तो वो सपने अचीव जब नहीं होते हैं, कैसे एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा सुसाइड कर सकता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ जो मैं सोच रहा था। तो वो अच्छाई की डेफिनेशन का बेंचमार्क क्या है? हाँ, उसने क्या सोचा, अभी तो करेक्शन भी नहीं हुआ। बिल्कुल। और वो अपने मतलब वो सुसाइड कर लेता है। आई मीन ग्रो अप। ये बहुत दिल दहलाने वाले जो हम इंसिडेंट्स न्यूज़ में देखते हैं या पढ़ते हैं, या मैंने बोला मैं इन दो पेरेंट्स को मिली हुई हूँ। आई एम सॉरी बट इट्स वेरी पिटीफुल, मतलब तरस आता है। हम ना कॉन्फ्लिक्ट जो होती है ना, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना नहीं सिखाते हैं कि अगर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो रही है, आप देखो अगर कोई भी खड़ा हो जाता है, सपोज गाड़ी कैसे पार्क करी है, थोड़ा सा आप रोड पर हो, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे आप ड्राइव करते हो, एक है पेशेंस, ओके सॉरी थोड़ा सा लग गया, मतलब इट्स नॉट कि गाड़ी स्मैश हो गई और हिट हो गई, गॉड ब्लेस यू। वो इंसान तभी सॉरी बोलेगा जब उसके अंदर ठहराव होगा, या तेज़ी नहीं होगी, रेस्टलेसनेस होगी, ऐसी की तैसी मेरी गाड़ी कैसे ठोक दी। और अरे अगर वो एक स्कूटर वाले का जहाँ पे उधर भी स्पेस नहीं है, एक हल्का सा टक, तो वो टक के लिए भी आपके अंदर कितना ठहराव है वो इम्पॉर्टेंट है। और जब हम पेरेंट्स के अंदर अपनी ही लड़ाई से हम इतने उलझे हुए हैं, तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बच्चों पे निकालते हैं सैम, और इतनी बुरी तरह निकालते हैं ना कि बच्चा इतना ज़्यादा ककून में चला जाता है अपने अंदर, क्योंकि उसको लाइफ के बारे में नहीं पता। आप सोचो एक 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के बच्चे को लाइफ के बारे में क्या पता है? आप उसको इतना ज़्यादा
अंदर वो लिटरली अपने आप को ऐसे शेल्टर कर लेता है कि ये मेरी जगह है। आज के बच्चे ना आइसोलेशन में जी रहे हैं। क्यों? घरों में दरवाजे बंद, माई स्पेस। हम तो नहीं कर, इट्स नॉट हम नहीं करते थे, देर इज ऑलवेज अ जनरेशनल चेंज विच हैपन्स एंड थिंग्स, दैट्स ओके, बट आइसोलेशन में रहना, तो उसके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स सही हैं कि गलत हैं, उसके लिए आंसरेबल कौन है? मेरे हिसाब से पेरेंट है, क्योंकि आज की डेट में मदर्स आर ऑल्सो वर्किंग, फादर्स आर ऑल्सो वर्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम ही नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं है अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करने का, तो बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है, और इस टेक्नोलॉजिकल एरा में प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं जो हमारे, आई विल नॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ, आप ईयर्स यंगर हो, तो जो प्रॉब्लम्स आपके टाइम में थी, जब आप ग्रो कर रहे थे, आपके मम्मा ने पापा ने फेस करी, वो प्रॉब्लम्स मल्टीपल टाइम्स दूसरे रूप में बढ़ गई हैं। आज स्कूल के अंदर हम पॉक्सको एक्ट, हम टीचर्स से वो सर्टिफिकेट लेते हैं, और क्योंकि सेक्चुअल मोलेस्टेशन बड़ा कॉमन है। अब वो बच्चा सपोज अगर सेक्चुअली मोलेस्ट हो रहा है इन एनी फॉर्म, गुड टच बैड टच हम सिखाते हैं, पर अगर पेरेंट के पास टाइम ही नहीं है, जब वो घर जाकर कोशिश, पहले तो वो हिम्मत लाना अपने पेरेंट को ये बात कहना, आई थिंक बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। पर हिम्मत भी तभी आएगी ना जब उसको पता है कि मेरी मम्मा अगर सुनेंगे या पापा सुनेंगे मुझे, आगे से लगता है थप्पड़ पड़ जाएगा या पता नहीं क्या सोचेंगे, और वो बच्चा, और ये कितनी बड़े, आई विल नॉट नेम द स्कूल, दुनिया को पता है, वेरी रिनाउंड स्कूल में केस हो चुका है, जो एक्चुअली हम सब के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए केस स्टडी बना हुआ है, कि जब हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग में डालते हैं तो हम उसको इन रेफरेंस डाल के देते हैं। तो बात फिर वहीं आ गई कि जो आप एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हैं, इट इज़ ऑल ओवरलैपिंग, कि सुसाइड इसीलिए करता है बच्चा क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, और इमोशनली स्ट्रांग एकेडमिक से नहीं आता कि 90% 95% मार्क्स आपके आ गए या आप अव्वल नंबर पर एक पोजीशन लेके, सर्टिफिकेट लेके, ट्रॉफी लेकर आ गए। मैंने IIT IIM वाले बच्चों को भी वेरी वीक इन इमोशंस देखा है। आई डोंट नो कि वीक, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि अगर, क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता था कि मैं साइंस नहीं कर सकता, मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं आर्ट्स में खुश था, मैं बिल्कुल खुश हूँ। क्यों? क्या उससे भी तो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारा स्कोप है। तो मैंने कभी उस चीज़ को प्रेशर नहीं देखा कि ठीक है यार, नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते। तो मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दूंगी। आपने शुरू में कहा था अपने लिए, सॉरी फॉर इंटरवेंशन, बट वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज माँ हूँ ना तो इट इज़ लाइक, आपने एक तो बोला एवरेज। एवरेज कुछ नहीं होता। मेरी डिक्शनरी, लाइक हाउ आई यूज्ड टू ट्रेन माई टीचर्स एंड स्टिल डू, ये कोई पैरामीटर्स नहीं है, एवरेज और इंटेलिजेंट एंड स्लो लर्नर्स। इनफैक्ट जो बच्चा एवरेज होता है वो बहुत अच्छा करता है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड एग्जैक्टली आपने कहा आर्ट्स, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हम जो सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, क्योंकि इस पे बहुत मारामारी है, बहुत दौड़ है, बहुत प्रेशर है पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर, जिसको अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आई एम सो हैप्पी कि उसके अंदर ना मल्टी डिसिप्लिनरी एक क्लॉज आ गया है कि अगर आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री ली है और आप दूसरा सब्जेक्ट फैशन स्टडीज़ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके ऊपर वो डंडा नहीं है कि आपको मैथ्स ही लेनी है, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। सो दिस इज़ अमेजिंग चेंज विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मैं भी ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ, एंड मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था कि आपने मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है। आई थिंक आई एम डूइंग सफिशेंटली वेल इन लाइफ कि आर्ट्स, ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि साइंस वाले बच्चे अच्छा करते हैं या आर्ट्स वाले बच्चे बिल्कुल नालायक होते हैं। आई मीन ऐसा, क्योंकि एक वो होता है ना कि आप जब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, या जब हम भी स्कूल में थे तो काफ़ी वो रहता था कि यार साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। आर्ट्स तो वो था कि जब 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपको आर्ट्स ही लेना है, फिर तो आपकी वो, मतलब वो कंपल्शन थोड़ी है, वो तो आपको एक एज अ गिफ्ट मिलना है जब आप 2 चीज़ों में नहीं हो। एंड सोसाइटी पूरा उसी को देखती है, फिर उसी नज़र से देखती है, एंड देन यही एक मेरे हिसाब से वो बन जाता है जो बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। अब जब आपका एक जो सोसाइटी में 2 लोग एक साथ स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, एंड उसमें से एक
साइंस ले लेता है तो दूसरे के ऊपर अपने आप ही प्रेशर बनता है कि उसको भी लेना है, ऑल्दो उसका माइंड क्रिएटिव है, उसको क्रिएटिवली कुछ काम करना है, उसको नहीं पढ़ना है साइंस, बट उसको कहीं ना कहीं वो प्रेशर में लेना पड़ता है। और इस केस में क्या होता है कि जब आपने जो बोला ना कि पेरेंट्स के पास जाता है और वो ये सोचता है कि पेरेंट्स मेरी सुन लें, आज के टाइम पे सुनेंगे तब जब वो मोबाइल फ़ोन छोड़ेंगे हाथ से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको भी लगता है कि जब मतलब क्या, फिर उसकी अपनी भी एक अलग दुनिया बन जाती है, वो भी एक मोबाइल फ़ोन लेता है, फिर वो उसी आइसोलेशन में, जो आप कहते हैं कि अपने रूम में भी अगर है तो उसको उसी के अंदर है, वहाँ वो जो मर्जी बोलता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाता है पेरेंट और बच्चे के बीच में। तो ये जो आपने आर्ट्स और दूसरे ने साइंस ली और 2 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ये सैम आप तो फ्रेंड्स की बात कर रहे हो, ये तो घर में भी होता है। आई हैव एन एग्जाम्पल, और मेरे पास बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, पढ़े पढ़ाए नहीं हैं। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा वाला एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर SRM यूनिवर्सिटी, सो आई एम प्रमोटिंग दैट, बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे MBA करना है। एंड अब मैं एक नॉर्मल, मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि एक माँ घर में है, एंड दिस इज़ अ वेरी पर्सनल एग्जाम्पल, बट मैं नॉर्मली ट्रेनिंग सेशंस में ये शेयर करती हूँ। बच्चा कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर मैनेजरियल स्किल्स हैं, सो आई थिंक मैं MS नहीं करूँगा, मैं MBA करूँगा। आप सोच सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल कोर्स, और सालों पहले जब उसने करा था, आई डोंट वांट टू कोट द फीस एंड ऑल, बट इट वाज ह्यूज फॉर सर्विस क्लास सेटअप पीपल, पेरेंट्स। लेकिन उसने 4 साल डिग्री कोर्स के बाद अगर ये रियलाइज़ करा कि मेरे अंदर मैनेजरियल स्किल्स हैं, तो अब एज अ मदर, क्योंकि किसी को प्रीच करना बहुत आसान है, मैं यहाँ बैठ के 10 चीज़ों पर अपने विचार व्यक्त कर सकती हूँ, बट अगर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक, तो वो एक ना पर्सनालिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कोशिश तो कर सकते हो ना करने की, मतलब बच्चे को सुनने की। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन मी एंड हिज फादर, बट आई सपोर्टेड माई सन। हाउएवर, बच्चे के सामने चीज़ें नहीं आने दी कि योर पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग और वट एवर, बट देन इट वॉज लाइक ओके यू गो फॉर योर MBA, बट कंडीशन ये है कि आपको CAT एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अब उस टाइम पे ना वर्क आ गया बीच में कि वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है, बाद में पोस्ट ग्रेड हो जाएगी। सो कट द एंटायर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही वॉज चोजन बाय अ पर्टिकुलर कंपनी एक्सेट्रा, एंड आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स पोस्ट ग्रेड करा थ्रू CAT। छोटा बेटा बड़ा हो रहा था, उसने बोला मैं नॉन मेडिकल या मेडिकल नहीं लूँगा, एंड आई वाज लाइक ओके क्या करना है, बिकॉज आपने क्रिएटिविटी की बात करी, मैंने फैशन स्टडीज़ की बात करी, तो ये उसी से रिलेटेड मेरी लाइफ का एग्जाम्पल है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। आई सेड ओके क्या करना है। रिजल्ट एक टाइम में उसका डिप कर कुछ 68% आ गया था, जो कि 90-95% होल्डर बच्चा था। एक टीचर, एक माँ, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एंड आई होप जो टीचर्स एंड मदर्स सुन रही हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, क्योंकि मैं जिस बात को बोल रही हूँ मैंने लाइफ में फॉलो करी है। बच्चे को सुनो। 68% मार्क्स पे अगर मैं उस बच्चे को एग्जाम्पल दूँ उसके बड़े भाई का, बिकॉज ही वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो जो बच्चा मेरा ही है, छोटा बेटा, वो किस हीन भावना से, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से बड़ा होगा, क्योंकि स्कूल में तो उसको ये एग्जाम्पल्स एज इट इज़ मिल रहे थे, क्योंकि वो सेम स्कूल में था, कि टीचर्स यही बोलते थे योर बिग एल्डर ब्रदर, और वो जब घर आता था तो बहुत उदास होता था और मुझे बोलता था कि अगर भैया वट एवर सपोर्ट माँ की चाहिए, आपको ये नहीं कहना है कि 68% ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, दैट्स ओके, आपको उसको सपोर्ट करके ये समझाना है कि डजंट मैटर इफ टुडे you've come down from 95 to 65, you can still go back to your 95, बट जहाँ गलत हो रहा है, मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना आना हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, वो स्किल होता क्या है ना, जैसे कहते हैं टू नो इज नॉलेज, मुझे पता है मैं नॉलेजेबल हूँ, टू डू इज स्किल, जब तक मैं करूँगी नहीं, मेरे को वो स्किल के मेरे अंदर है कि नहीं मुझे नहीं पता चलेगा, मतलब बच्चों के साथ की बात कर रही हूँ। टू प्रैक्टिस इज वर्च्यू, जब हम उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक हमारी एक स्ट्रेंथ, हमारा वर्च्यू बन जाता है। वो बच्चा 68% से 75% तक ही पहुंचा, आपने 75% की बात करी थी 10th स्टैंडर्ड बोर्ड में, विच इज़ ओके, बट
काफ़ी लोग थे आसपास की, अरे बिकॉज माई ओल्डर वन के काफ़ी हाई परसेंटेज आए थे, लेकिन उसके बाद की उसकी जर्नी 12th में वॉज 92%. एंड देन ही सेड आई विल नॉट गो फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, और ना ही मैं अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा. तो फिर सब एक होता है ना प्रेशर, तो करोगे क्या? He is a creative child. He wanted to do hotel management. He wanted to do whatever. Noida में ही again I'm promoting another institute, footwear, FDDI, you know, design institute. 4 साल का leather designing का course की degree ली, and he was working with again one big firm, Napa Dori, and he did very well. और उसके बाद एक अंदर से जो पढ़ने की लालसा थी, क्योंकि आप देखो बच्चा कितना अफेक्टेड होता है सैम, सब कॉन्शियसली उसके दिमाग में था. भैया वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटेड फॉर हिज हाई एकेडमिक अचीवमेंट्स. सो उसको ये हुआ, एंड बाय द टाइम द ओल्डर वन ने अपना MBA कर लिया था एंड ही इज़ मैरिड एंड ऑल. सो ही सेड मम्मा मुझे पढ़ना है. कोविड के टाइम पर सिचुएशन है, किसी की लाइफ में हो सकती है, जो सीखेगा आई थिंक वो बच्चा सुखी हो जाएगा, क्योंकि माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सैम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. 2 बार कोविड होने के बाद आपको जॉब पर वापस जाना है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप अर्न कर रहे होते हो यू नीड टू गेट अ सैलरी चेक, यू नो, इन योर बैंक अकाउंट. एंड देन वन फाइन डे ही सेज कि मुझे पढ़ना है. आई सेड मेरा रूल अभी भी सेम है जो भैया के टाइम था, एंटर कैट एग्ज़ाम, गो थ्रू देम एंड गो फॉर योर हायर स्टडीज़. उस टाइम पर कैट के एग्ज़ाम्स तो दे दिए, परसेंटेज हुआ समवेयर 95, तो 99 परसेंटाइल जो कैट की होती है वो नहीं आई. तो उसको जो कॉलेज मिला वो कॉलेज वॉज बी कॉलेज, एंड नाउ ही इज़ लाइक मैं ऑनलाइन तो नहीं पढ़ूंगा इतने यू नो अमाउंट ऑफ हेवी फीस देकर. ये केस स्टडी है, मतलब एक्चुअली जो हम कहते हैं कहानी बन गई है. आई वॉज लाइक ओके फाइन, आप क्या करोगे? मुझे रेगुलर कॉलेज में जाना है. कोविड वॉज नॉट अलाउइंग रेगुलर कॉलेज. अब एक बच्चे का सपना है जो पढ़ना चाहता है, उसने 8 से 9 महीना मेहनत करके 95% स्कोर करा, जो पढ़ाई से 5-6 साल पहले नाता छूट चुका था, एंड ही वाज अर्निंग. मुझे क्या दिख रहा है एज अ टीचर एंड एज अ मदर, इसने एफर्ट करा है. सो आई ब्रॉट अ प्रपोजल कि आप बाहर क्यों नहीं चले जाते हो, अप्लाई. आर यू क्रेजी? यू नो बाहर, आई मीन एक्सपेंडिचर, बिकॉज माइंड सेट मिडिल क्लास फैमिली का है. आई सेड फाइन, loans are available. My elder son suggested education loans are available, etc. आज I think this is with the blessings of God and in all humility मैं कह रही हूँ, बहुत विनम्रता से इस बात को शेयर कर रही हूँ, ताकि जो पेरेंट्स और टीचर्स मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ उन बच्चों को आप ध्यान रखिए. I sit as a very proud mother, क्योंकि छोटे वाले का पोस्ट ग्रेजुएशन डीकन यूनिवर्सिटी मेलबर्न से on scholarship and education loan, yes, and whatever fees his father paid for, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया and he is heading for a convocation next month. अब आप मुझे बताओ, ये समाज की बात हम करते हैं, समाज को सुधारने की बात हम करते हैं, रूट स्ट्रॉन्ग अगर दे दिए उसके बाद, क्योंकि माँ बाप हम जिंदगी भर साथ नहीं रहते. आई डोंट नो, जिस दिन मेरा कॉल आ जाएगा आई वुड से बाय बाय टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड एंड गो, पर उस बच्चे को अपनी लाइफ आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है. आपको पढ़ाई मिल गई, आपको संस्कार मिल गए, आपको ज़िंदगी ने जो थपेड़े मारे उससे आपकी ग्रूमिंग हो गई, तो फिर इसके बियॉन्ड हम बच्चे को और क्या दे सकते हैं, आप मुझे बताओ. Exactly. अब अगर मैं अपने आप को या आप अपने आप को रखो, so certain sacrifices we also have to make as parents, where whatever it is, so let's not go into those details. तो जो पेरेंट्स को कर्तव्य है, अगर आप जिम्मेदारी से माँ बाप बनने का डिसीजन लेते हो तो उसको निभाना भी आप ही की जिम्मेदारी है. स्कूल को ब्लेम मत करो, जो आपने एक ब्लेम का एक टॉपिक उठाया कि जो हम ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं. स्कूल एक इंस्टीट्यूट है और बच्चा 6 से 7 घंटे वहाँ रहता है. ऑफकोर्स टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप अगर स्कूल को अप्रोच ही नहीं करोगे, अभी मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, तो स्कूल भी टीचर्स भी है ना कि आ तो रहे नहीं है, ना पापा आते हैं ना मम्मा आते हैं, हम नोट लिख के भेजते हैं, कोई नोट पढ़ने को तैयार नहीं है. तो अब टीचर उठ के आपके घर नहीं जाएगी, यू नो. सो इट्स नॉट अ ब्लेम गेम, इट इज़ लाइक मैं अगर माँ हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है
कि मेरे बच्चा whatever पढ़ाई ये वो जो भी है, मैं उसकी बात को अगेन आई एम कनेक्टिंग, सुनो, लिसन टू योर चाइल्ड। सबसे ज़रूरी वही है कि अगर आप सुन रहे हैं ना तो उसको भी लगता है कि मैं बोल सकता हूँ। एक्चुअली वेरी ट्रू। बहुत पेरेंट्स होते हैं, हम किसी भी एज ग्रुप में चले जाएं, मैं वॉट एवर एज आई एम, माई फादर इज़ देयर, आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि मेरे पापा मुझे सुने, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एज नहीं डिसाइड करती, वो जो बच्चा आपके अंदर है वो तो बच्चा है ना, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ उसी होप, उसी एंटिसिपेशन, उसी एक्सपेक्टेशन, उसी वार्मथ, उसी लव से देखता है जब वो छोटा सा बच्चा था कि मुझे कुछ कहना है तो मेरे पेरेंट्स मुझे सुने। और हम मतलब हम मीन्स आज की दिस टेक्नो सैवी दुनिया के अंदर मोबाइल का आपने बोला था, बच्चों को सुबह बस स्टॉप पे छोड़ने आते हैं पेरेंट्स, बहुत दर्द होता है जब मैं देखती हूँ मोबाइल, द पेरेंट, द फादर इज़ देयर एंड द चाइल्ड इज़ ऐसे कर रहा है, बैग पकड़ रहा है, कर रहा है, पापा, यू नो, फिर वो हाँ ठीक है अभी अभी बस आ रही है, देखो देखो देखो, एंड देन अगेन, इज दिस योर ऑफिशियल मेल? नॉर्मली यू नो दिस इज हाउ द मेल मेंबर से आई वाज चेकिंग माई मेल, आई वाज चेकिंग माई मेल। ये आपका ऑफिस टाइम नहीं है। आप सपोज आप सोच के देखो सैम, अगर वो फादर रात के 11 बजे आ रहा है, तब तक बच्चा सो गया, आपको वो उतना सा टाइम मिल रहा है अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो टाइम को मेक इट अ हैप्पी मेमोरी फॉर योर सन, योर डॉटर, कि मैं पापा के साथ, यू नो, पापा मुझे बस स्टॉप छोड़ने जाते थे। आई डोंट नो व्हाट इज सो alluring and enticing in the mobile कि आप बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैम काम तो फिर भी चलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपका हो सकता है कोई अर्जेंट मेल आ गया आपने देख लिया, बट मोस्टली पीपल वॉच जस्ट यू नो सोशल मीडिया फॉर रील्स एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड अभी मतलब मैं अगर अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस जो मैं देखता हूँ अभी सोसाइटी में, आप मेट्रो में जाइए, आपको सबकी गर्दन झुकी हुई मिलेगी, राइट? ऐसा ही है, आपका किसी के साथ बहस हो गया तो आपने सीधा निकाली, चाहे आपका उससे हो भी रहा नहीं हो रहा, आपने वो चीज़ बना दिया। आप एक बच्चा मतलब यू नो कोई गिर गया रास्ते में, गिर रहा है तो आप उसको उठा नहीं रहे हो, आप पहले वीडियो बना रहे हो कि देखो गिर गया। एक एक्सीडेंट हो रहा है तो आप एक्सीडेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, बट आप वहाँ पर जाके वो चीज़ नहीं कर रहे हो कि हेल्प नहीं कर रहे हो। तो ये तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि अब वो हमारे इसमें इतना वो हो चुका है। इवन अब हमारी जो इंडस्ट्री है इसके अंदर भी इसका बहुत लॉस होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि सबको बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में चीज़ें देखनी है। अब इससे जो है, जो हम कहते हैं कि नॉलेज क्या मिल रहा है, एक बच्चा जिसको अभी मान लीजिए बैठना भी शुरू कर देता है, छोटा सा बच्चा है वो बैठना शुरू करता है, तो एक मदर या एक फादर जब अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का या घर का काम कर रहे हैं, तो बच्चा शांत बैठा रहे, उनको काम करने दे, वो उसको मोबाइल पकड़ाते हैं। तो वो जब शुरू से हमारा वो चीज़ जा रहा है तो बच्चे को बाद में वही चाहिए। और जो नॉलेज आपको बुक से मिल रही है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है जब आप सोशल मीडिया से कोई नॉलेज ले रहे हो। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लास्ट टाइम हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर की ना उन पर लिखा हुआ था कि कृपया जो हमारी बरसों की जो पढ़ाई है उसको आप 24 मिनट या 24 घंटे के गूगल सर्च के साथ कंपेयर ना करें। क्योंकि हम गूगल पे जाते हैं, डॉक्टर को भी हम उनको बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब मैंने वीडियो देखा उसमें तो ये मना करते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर मत खाइए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, वेरी गुड। आई वांट टू कनेक्ट बिकॉज नॉर्मल घरों में या जो हमारे किंडरगार्टन की टीचर्स होती हैं या पेरेंट्स होते हैं, मतलब प्री प्ले स्कूल वाले, बच्चा ना 7 मल्टीपल स्किल्स होती हैं जिससे बच्चा सीखता है। तो उसमें विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक इज हाथ से कर का। मैं सिर्फ 3 के एग्जांपल देती हूँ। तो जब ये मोबाइल या स्क्रीन चल रही है, बच्चा सुन रहा है, जो भी सुन रहा है, मतलब साउंड आ रहा है, बच्चा विजुअली देख रहा है, वट एवर द पिक्चर्स आर मूविंग, एंड अभी फ़िलहाल वो छोटा है तो उसके हाथ से कुछ करने के लिए तो है ही नहीं, तो वो क्या सीख रहा है, बड़ी प्राउडली पेरेंट्स बताते हैं। इसको पता है, ये आइकन पता है, कौन से आइकन पर यूट्यूब है, कौन से आइकन पर ये, एंड अगेन इट अमेजेस एंड सरप्राइजेस मी। इन हाथों से जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, हम बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन हमने उसको वो एक गैजेट पकड़ा दिया। अब बुक्स रीडिंग की बात जो आपने करी, ख़त्म हो गई है। ये
प्रैक्टिस ये हैबिट, वो बेड टाइम स्टोरीज जो मम्मा सुनाती थी या वो दादी नानी की कहानियाँ, इट इज़ सच अ वंडरफुल एक स्पेस उस बच्चे के लिए, क्योंकि एक तो वो आपके साथ बॉन्ड बनता है, वो जब बच्चा आपका पापा का हाथ पकड़ेगा, मम्मा की गोद में बैठेगा और फिर माँ जो कहानी सुना रही है, ये कहानियाँ चाहे अमरचित कथा हो, पंचतंत्र की कहानियाँ हो, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज हमारे खजाने में। अब वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है और वो बड़ा ही गैजेट, आईपैड, टैबलेट, फलाना मोबाइल, ढिमकाना मोबाइल, वो किताब में पढ़ ही नहीं पाएगा। और जब वो किताब में नहीं पढ़ पाएगा तो जो आपने कहा, डॉक्टर के वहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ था, एक नोट लिखा हुआ था, बहुत सही चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ गूगल पर अवेलेबल नहीं है। इसका साक्षात एग्जाम्पल है, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड, बच्चे इतने डिस्कनेक्ट हो गए थे और मुझसे एक वेबिनार में एक टॉपिक मिला था, मैं क्या सपोर्ट करूं, मतलब द टॉपिक वाज फिजिकल टीचर और द कंप्यूटराइज ऑनलाइन टीचर। आई सेड फिजिकल टीचर। पॉइंट इज फिजिकल टीचर का एक बॉन्ड बनता है, देयर इज अ काइंड ऑफ ऑरा, एक पर्सनैलिटी। वो बच्चे का आँख झपकना, इरिटेट होना, टीचर सिर्फ अकाउंटेबल इसके लिए नहीं है कि जो बच्चे को आता है या बच्चा बोल रहा है, टीचर उसके लिए भी अकाउंटेबल है जो बच्चा नहीं बोल रहा है। वो फिजिकल इन पर्सन टीचर एंड टॉट के बीच में ही हो पाएगा, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो गूगल कांट गिव यू ऑल द आंसर्स वेयर आवर लाइफ इज कंसर्न। उसके लिए वो डॉक्टर के पास अगर जाना है या किसी दोस्त को मिलना है तो वो लाइक कर दिया दोस्त ने और कमेंट लिख दिया, ओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एक्चुअली वो कहना भी चाह रहा है या नहीं कहना चाह रहा, वो जब आप मिलोगे तभी पता चलेगा। आप ये देखिए ना, आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंड होते हैं और आप एक फ़ोटो आप वहाँ पे अपलोड करते हैं तो उस पर आता है वेरी ब्यूटीफुल, ये वो बहुत सारे कुछ आता है। आप इन पर्सन आप उससे जाके मिलिए, देखिए आपको पहचानता भी नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड आई डोंट नो कि हम बच्चे जो अभी की जो जनरेशन है, बिकॉज आज के टाइम पे क्या है कि आपने वीडियो उसको बनाना सिखा दिया है, वो अपने आप ही सीख जाता है, खैर, बट उसने एक ब्लॉग करना स्टार्ट किया, व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, डांस करके रील्स बनाना स्टार्ट किया, कुछ व्यूज़, फॉलोअर्स, ये सब आने लग गए। तो अब क्या है कि जिस एज में उसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, आप देखिए पूरे दिल्ली में पार्क और ये सब भरे हुए हैं, वहाँ पे वो रील्स बना रहे हैं एंड दे कॉल देमसेल्फ इन्फ्लुएंसर्स। सैड, तो वेरी सैड। अब क्या हो गया है, जो मुझे फील हुआ कि अब पढ़ाई की वैल्यू नहीं है। अगर आप पढ़ाई करके आपने क्या करना है, पैसा कमाना है, कुछ करना है, आज की डेट में इन्फ्लुएंसर होना वो सबसे ऊपर है। और आप ये तो बिना सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, अब आपको क्या चाहिए लाइफ में। आप एक इतने सारे मीम्स भी आते हैं, मैं तो कभी कभी हंसता हूँ कि आप मोमो, जैसे आपने बोला हमारे टाइम पे ये था, जब बोलते थे ना पेरेंट्स की क्या करेगा, चाय की ठेली लगाएगा, ये करेगा, तब लगता था कि यार क्या चाय की ठेली लगानी पड़ेगी, ऐसा होगा। आज की डेट में क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इतने सारे ऐसे, मतलब इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि अब प्राउड फील होता है, चाय की ठेली, वड़ा पाव, ये तो हम उसमें प्राउड फील करते हैं कि देखो, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो चीज़ गलत है या वो चीज़ सही है या वो छोटा काम है या बड़ा काम है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप जो चीज़ कर सकते हो, आप वो चीज़ करना छोड़ के सिर्फ इन्फ्लुएंस होके। सो पता है, देयर आर टू थिंग्स। ये होता है कि हम इमिटेट करते हैं किसी को। तो अगर मेरे सामने कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान खड़ा हुआ है, हम जैसे किसी के लिए दो वजह से खड़े होते हैं, एक रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं, एक डर से खड़े होते हैं, राइट। तो अब मेरे सामने अगर कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान खड़ा हुआ है, मैं इस स्टेज में भी अगर अपनी पर्सनालिटी से, अपनी शख्सियत से, माई रूट्स अगर मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो मैं बहुत इंटिमिडेट हो जाऊंगी। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, किसी भी वजह से, मैं कोई रीज़न कोट नहीं कर रही, तो मैं उस इंसान से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाऊंगी, मेरे हाव भाव, मेरा कपड़ा पहनने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, क्योंकि मुझे अपने अंदर इस हीन भावना का आंसर देना है कि मैं उससे कम हूँ,
तो मैं उससे इन्फ्लुएंस होके इमिटेट कर रही हूँ, उस जैसी बनने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत 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 डिट्रीमेंटल है हमारे मेंटल हेल्थ में, तो हमारे मेंटल विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। और मैं बात अपनी नहीं करी जिसने ज़िंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया है, जो आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों की। तो जब बच्चे इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आज, जो ये यूथ इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को बोल रही है, आप मुझे बताओ सैम, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते थे पहले। हमारे घर में रामायण, भागवत गीता, अच्छी अच्छी बातें होती थी, या बड़े वैल्यू सिस्टम्स की बातें करते थे। आज अब कुछ भी उठा के कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जाओ, आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल गए हैं, अग्रीड मैनिफेस्टेशन के ऊपर, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? हम उसको थोड़ी देर सुनते हैं और हमें ऐसे लगता है ओ येस, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट वाई इज़ इट दैट मैं उनको सुनने के बाद अपने मन को ये वैलिडेट कर रही हूँ, या मतलब वो मुझे वो वीडियो या वो एक छोटा सा पॉडकास्ट मुझे ये वैलिडेशन दे रहा है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास मेरे अपने ऊपर, उस वैल्यू सिस्टम पे जो मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरु, मेरे टीचर्स ने सिखाया, या उस डिवाइन शक्ति पर, उस शक्ति पर क्यों नहीं है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बहुत रोज़मर्रा का, रोज़ की ज़िंदगी का एग्जाम्पल है, और हम सबकी लाइफ का एग्जाम्पल है। तो जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, देखो अगर किसी के अंदर ये टैलेंट है, ठीक है, तो वो सल्यूट टू द पर्सन कि आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही नहीं थे, कंप्यूटर्स ही बहुत लेट आए थे, लाइक व्हेन माय चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, राइट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, बट मैंने खाना खाया, आज मैंने कढ़ी चावल खाए, मैंने दही चावल खाए, आज मैंने, आप इससे किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो? यू नो, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, आप उनको थोड़ा मार्ग से भटका रहे हो कि अरे अगर इतने मिलियन व्यूज़ मिल गए तो मेरा तो मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा और मेरे को बैठे बैठे पैसे आने लगेंगे, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वही है कि जिसके अंदर अगर ये पोटेंशियल है, बेसिकली बात होती है जो हम टीचर्स को कहते हैं कि आप बच्चे का इन्नेट पोटेंशियल देखिए। इन्नेट पोटेंशियल का मतलब होता है जो बच्चे के अंदर बाय बर्थ एक पोटेंशियल है। तो जैसे मैं काइनेस्थेटिक की बात कर रही थी कि वो जो बच्चे हाथ से करके सीखते हैं, कुछ विजुअल होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, और ऐसे हमारे 7 मल्टीपल स्किल्स हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो है जो अपने हाथ से खेलता है क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। तो क्रिएटिव होना एकेडमिकली एक्सेप्टेबल है, और अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसको वैलिडेट कर दिया है, मतलब उस पर वो स्टैंप लगा दिया है। लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि एवरी सेकंड पर्सन इज़ वांटिंग टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर एंड कुछ पढ़ो मत, कुछ मत करो लाइफ में, आई थिंक वो एक दौड़ है, और इसका बस एक थोड़ा सा पीरियड है, इसके बाद ये फुल स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ जब नई आती है तो एक अट्रैक्शन होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है। अगर हम अपने गोल को फोकस करके इसको एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने गोल से भटक कर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, जो मैं बात कर रही थी, इमिटेट कर रहे हैं, किसी को बस एक आंख बंद करके उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बच्चों वाली कहानी है ना कि नकल में भी अकल चाहिए। आप नकल कर रहे हो, करो, लेकिन अकल तो इस्तेमाल करो ना। तो एवरी सेकंड पर्सन कैन नॉट बिकम एन इन्फ्लुएंसर, एंड इफ यू हैव दैट creative talent in you, why not? Please go ahead and be an influencer. थैंक यू सो मच मैम कि इतनी वैल्यूएबल जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो एंड यूज़र जो हमारा है उसको ये चीज़ें समझ में आए। और I hope क्योंकि हम ना भटकते भटकते बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं और वापस आने का फिर समय नहीं होता उसके बाद में। चलिए, ये तो रही कि कैसा अभी सोसाइटी में क्या रहा, कैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड है सोशल मीडिया एंड ऑल दिस थिंग। बट अगर हम अब चलते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, अगर हम बात करते हैं, तो जो आजकल जो पैटर्न चल रहा है पढ़ाई को लेकर, वो अभी मतलब क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, या जो पहले हम लोग एक पैटर्न था वो हमारा सही था? अगेन सारी बातें घूम फिर कर आई थिंक उसी सेंटर पॉइंट पिवट पर आती हैं, जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का रोल प्ले है। सही और गलत आसाम कुछ भी नहीं होता है। बात एक्चुअली है कि हम एक
सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जी। तो वो सिस्टम क्या है? बच्चे को जब हम फॉर्मल स्कूल में डालते हैं तो या तो वो सीबीएसई बोर्ड में जाएगा या स्टेट बोर्ड में जाएगा या किसी फॉरेन बोर्ड में आईबी करिकुलम में जाएगा। पढ़ाई का जो दायरा है वो दो भागों में है। एक है एकेडमिक्स, जो आपको वो फॉर्मल पढ़ाई पढ़नी ही है, मैथमेटिक्स करनी ही है, राइट, साइंसेस पढ़नी ही है। दूसरी तरफ है उसकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग, और ये मैं स्कूल के हिसाब से बात कर रही हूँ अभी। अब स्कूल के अंदर जब हम बात करते हैं बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो आज की डेट में मैक्सिमम स्कूल में बोलूँ, हर स्कूल एक ही बात बोल रहा है, ओ वी आर केटरिंग टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बट देन व्हाट इज़ दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? तो सिंस हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड या इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बातें पहले कर चुके हैं, हम बात करते हैं एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स के अंदर भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक पैटर्न है। जैसे पहले सीबीएसई बोर्ड होता था 10+2, आज की डेट में वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 5+3+3+4। अब मैं जब ऐसे बोलूँगी तो जिनको नहीं पता, और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, दे विल बी एक्चुअली फ्लैबागास्टेड, कि ये क्या, व्हाट इज़ दिस, ये कौन सी नई चीज़ आ गई। जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, टीचर्स का रोल प्ले, टीचर्स का मतलब स्कूल का रोल प्ले, मैनेजमेंट का रोल प्ले है कि पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करिए। आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि इस नए एजुकेशन पॉलिसी के अंडर क्या क्या चेंजेस आए हैं। पढ़ाई वही है, मैंने बोला सिस्टम चेंज हुआ है। तो जब सिस्टम चेंज हुआ है तो बच्चा ग्रूम कैसे होगा, हम उसको कैसे ग्रूम करेंगे घर में, मुझे एज अ मदर पता ही नहीं है। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी मदर इज नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड, या शायद वो गांव से, रूरल बैकग्राउंड से वो माँ फॉर्मली उतनी पढ़ी हुई भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो वो बच्चे को अपने बच्चे को आगे अच्छा पढ़ाना चाहती है तो उन्होंने एक अच्छे स्कूल में डाला, लेकिन अगर बच्चे की पढ़ाई किस पैटर्न पर हो रही है, किस सिस्टम पर हो रही है, वो उन्हें पता ही नहीं है, तो वो पढ़ाएंगे कैसे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो एक और बहुत अच्छी चीज़ आई है वो आई है, जो आपने लैंग्वेजेस की बात करी थी शुरू में, हमें 3 लैंग्वेजेस मिल गई हैं। मतलब मदर टंग में पढ़ाना एक रूल की तरह आ गया है कि एक एज तक आप बच्चे को मदर टंग में पढ़ा सकते हैं, या आप वो स्टेट लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं जो रीजनल लैंग्वेज है। और इंग्लिश, इसका मतलब क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का, तो फिर हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों डाला, या इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी? तो उसका आंसर है इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाएगी, जिसकी एक किताब होगी, जो भी लिंग्विस्टिक हमें इंग्लिश में कराना है। अब हम मदर टंग की बात या रीजनल लैंग्वेज की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जो इसके पीछे एक प्लान है वो ये है कि जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट होता था स्कूल से, उसको रिड्यूस करना है। क्योंकि बात फिर आ गई कंपटीशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, घर का सेटअप एक्सेट्रा, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। यहाँ पे बच्चे को वो प्रोविजन दिया जा रहा है कि टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाएगी किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी है, हमारे नेशनल लैंग्वेज मातृभाषा, या वो आपकी स्टेट लैंग्वेज है। पर्पस इज आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी है, कंटेंट क्लियर होना है। राइट, बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सो दिस इज स्टिल प्राइमरी, मतलब एज तक, जो हमारी 5 years की एज है। फिर जब बच्चा मिडिल स्कूल में आता है, फिर वो आपकी स्पोकन स्किल्स को इन्हांस किया जाता है, बिकॉज बाय दिस टाइम आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी, ग्रामर और थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। देन द टीचर वांट्स टू गेट इनटू इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑल्सो, जहाँ पे वो स्पोकन एंड लिसनिंग स्किल्स भी आते हैं। बिल्कुल। तो जो पढ़ाई का पैटर्न जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, उसके लिए लाइक मी स्पीकिंग अप विल नॉट ब्रिंग अ चेंज एवरीवेयर। इसका एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, आई होप इट रीचेस टू द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, द लीडर्स, द एजुकेशनिस्ट, द मैनेजमेंट, कि पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अक्सर पेरेंट्स को जब मिलती हूँ, एज आई एम नॉट वर्किंग दीज डेज, आई एम ऑन अ सबैटिकल, बहुत इट इज़ लिटिल सिंपैथेटिक कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि मैम क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है, स्कूल से वर्कशीट्स ही नहीं मिल रही हैं, बच्चे को पढ़ाएं तो वो किस पे जा रहे हैं? रोट लर्निंग पर। राइट। किताब को लेके हमने आंसर लर्न कर लिया, लिख दिया,
रोट लर्निंग की जगह आ गई है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब तक आपको कंटेंट नहीं समझ में आएगा, आप उसको आगे एक प्रोजेक्ट में खुद एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत बनाएंगे नहीं। मतलब बेसिक चीजेस कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट, और रोट को वो रट्टा मारना कहते थे, जैसे पहले रट कर चले जाओ सोशल स्टडी के आंसर्स लिखाओ, वो नहीं, अब नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर्स का फॉर्मेट भी चेंज हो गया। आप बताओ, आपके टाइम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते थे। आज की डेट में मैक्सिमम पेपर टिक एंड क्रॉस, टिक तो क्रॉस तो नहीं, मतलब टिक द राइट आंसर। अब आप मुझे बताओ, 4 आंसर्स मतलब चॉइसेस दी गई है। पहले इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अरे बच्चे को आंसर लिखना आना चाहिए। हमने क्लर्क थोड़ी बनाना है। आप अगर बच्चे को ये पता है कि लीफ, व्हाई इज लीफ ग्रीन इन कलर, और बच्चा बोले बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, मिल गया आंसर। अब वो जरूरी है वो उसको एक थीसिस लिख के देगा, लीफ इज ग्रीन इन कलर व्हाटएवर। मुद्दा क्या है, अगर बच्चा वो क्लोरोफिल ही नहीं लिख रहा है वहां पर, तो लीफ इज ग्रीन इन कलर तो सब कुछ हो गया, लेकिन क्लोरोफिल गायब है। तो आज अगर मल्टीपल चॉइस है, सिंप्लीफाई करा है, पर उसके पीछे रीजन ही यही है कि अगर आपका कंटेंट क्लियर है तो आप सीधा क्लोरोफिल पे टिक मारोगे। एंड दैट इज व्हाट orientation programs are required, teachers training is required, parent orientation is required, and pattern में changes आए हैं। मैम एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा, आज की डेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इफ़ यू आर गेटिंग योर किड टू स्कूल वेरी फर्स्ट टाइम, आप उसका एक एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, नर्सरी में भी, आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है, बट डोनेशन एक आती है, मतलब एक जो मिडिल क्लास, तो मैं मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं करता हूँ, बिकॉज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने मिडिल क्लास की तो बहुत ऐसी वो दी है, क्योंकि पहले मेरा एक था कि मैं मिडिल क्लास हूँ, बट उसके बाद से मैं अपने आप को मिडिल क्लास में भी काउंट नहीं करता। तो मिडिल क्लास की सैलरी उन्होंने बोली कि 18 लाख होती है। कहाँ होती है? 18 लाख वाला आदमी आराम से पढ़ा लेगा फिर उसको। तो मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं करते, हम लोअर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की बात करते हैं कि उनके लिए एक डोनेशन जो, मतलब उसको लगता है कि मैं 4,000 5,000 की फ़ीस भी महीने की मैं दूंगा तो मेरे लिए बहुत टफ है, उसके लिए एक वो देना बहुत मुश्किल होता है, जिससे कहीं ना कहीं फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चे के एजुकेशन में। एक तो ये चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है कि आज की डेट में मान लीजिए बहुत पढ़े लिखे माँ बाप नहीं हैं किसी के, बेसिक नॉलेज ली है, गांव से पढ़ कर आए हैं, गांव की पढ़ाई के हिसाब से अच्छे हैं, बट दिल्ली के या बड़े शहरों के उसमें उतना नहीं है। तो उनकी भी जो काउंसलिंग होती है एडमिशन के टाइम पे, उनका भी जो इंटरव्यू होता है, कई बार उससे भी वो लोग वो करते हैं कि नहीं पास कर पाते हैं। तो ऐसे में उनका एक ही क्वेश्चन था कि हम लोग, मतलब पढ़ाना टीचर्स ने, हम टेक केयर कर सकते हैं बच्चे को, उस चीज़ के लिए समझा सकते हैं, कोचिंग लगा सकते हैं, व्हाटएवर, बट एडमिशन लेना उसका हक है वहाँ पर। तो सिर्फ इस वजह से कि हम लोग पास नहीं कर पाए उसका एडमिशन में, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या सही गलत? बिल्कुल भी गलत नहीं है, दोनों बहुत ही एप्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड मैं अभी अपना ये सबैटिकल लेने से पहले, मतलब जब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ आजकल, रेडी हूँ, सुन रहे हैं जो लोग मुझे हायर कर सकते हैं, बट मैं स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल थी, जहाँ पे दोनों तबके के लोग आते थे, जो आपने कहा रूरल बैकग्राउंड से भी एंड द अर्बन सो कॉल्ड तो पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ कि जहाँ पर आपने कहा कि डोनेशंस, असम, ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है उस मैनेजमेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने जहाँ काम किया, जितने भी टाइम और डिफरेंट स्कूल्स में मैं प्रिंसिपल रही हूँ, डोनेशन वाज ज़ीरो, बिकॉज माय पॉइंट एज अ प्रिंसिपल ऑल्सो, और मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ, मतलब अगर मैं किसी बात में कन्विंस्ड हूँ कि ये बात सही है, तो एक पावर, आई थिंक ब्लेसिंग है वो परमात्मा की, कि मैं कन्विंस कर लेती हूँ। तो मैं मैनेजमेंट को भी कन्विंस कर सकती थी, और मैंने किया भी है बहुत सारी जगह पर, विदाउट नेमिंग एनी मैनेजमेंट। डोनेशंस लेने का राइट आपको नहीं है, क्योंकि बच्चे को पढ़ने का राइट है। वो अधिकार जो बच्चों का नेचुरल अधिकार है, उसको अगर वो पेरेंट डोनेशन नहीं दे पा रहा, तो बच्चा वो राइट टू एजुकेशन नहीं अवेल कर पाएगा। आई थिंक ये बहुत ही सैड स्टोरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई समाजवादी, आई मीन हाउएवर यू पुट इट, आई एम नॉट अ क्रूसेडर कि मैं कुछ रेवोल्यूशन लाना चाह रही हूँ। ये बहुत पर्सन टू पर्सन होता है, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होता है। हर स्कूल में डोनेशंस नहीं ली जाती हैं। तो मैं कुछ फॉर्चुनेट रही हूँ उन मैनेजमेंट्स के साथ जहाँ मैंने काम करा है, या मेरी अपनी भी एक आवाज़ हमेशा बड़ी स्ट्रांगली सामने आई है कि डोनेशंस तो नहीं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछा, पेरेंट्स का इंटरव्यू,
बहुत सेंसिटिव है अगेन, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे लास्ट स्कूल में जहाँ मैं जॉब कर रही थी वो रूरल पेरेंट्स भी थे, एंड कुछ अर्बन पेरेंट्स ने एक आवाज़ उठाई थी कि मैम अगर हमारे बच्चे ऐसे बच्चों के साथ पढ़ेंगे। आई एक्चुअली सैट विथ ऑल दोज पेरेंट्स एंड आई मेड देम अंडरस्टैंड, एक बच्चा गांव से आ रहा है और एक बच्चा शहर से आ रहा है, बच्चे दोनों बच्चे ही हैं और दोनों को राइट है पढ़ने का। सिर्फ इसलिए कि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और प्रॉबेबली यू हैव अ गुड जॉब और प्रॉबेबली यू स्टे इन सो कॉल्ड अर्बन सोशल सेटअप काइंड ऑफ अ सोसाइटी, यू हैव अ बिगर कार और वट एवर, और वो बच्चा जो हमारी धरती से, हमारी मिट्टी से, हमारे गांव से आ रहा है, उसको वो हक नहीं है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का। ये क्राइटेरिया कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मैं बोल रही हूँ बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत ही 1-to-1 ऑर्गेनाइजेशन एंड 1-to-1 प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट्स के ऊपर है। वो पेरेंट्स को मैंने कन्विंस किया, हाउएवर कन्विंस हुए, क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर वो रूरल बच्चे भी आते थे। नाउ कमिंग टू कि रूरल पेरेंट्स को जो हम इंटरव्यू में, मतलब हर पेरेंट्स को, नॉट रूरल पेरेंट्स को, कि एक क्राइटेरिया हो गया है कि अगर नर्सरी में भी बच्चे का एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पेरेंट्स को भी इंटरव्यू देना है। सैम अगेन इट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल। एज अ प्रिंसिपल मैं अपने पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं लेती थी, मतलब कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं लेती थी। अपने पेरेंट्स मतलब जो बच्चों को एडमिशन कराने आते थे, तो मेरा उनके साथ में, हाँ, एक होता है ना वार्तालाप, वो गुफ्तगू, वो एक डिस्कशन होता था, और मेरे को होता था कि मम्मा पापा या अगर दादा दादी जी भी साथ रहते हैं तो वो भी आएँ, क्योंकि मुझे घर का माहौल भी समझना है और उनको भी समझाना है। जैसे मैंने कहा, मैं उस बात पर अडिग हूँ कि बच्चा साझा है, जितना आपका है उतना मेरा है। तो अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, इंटरव्यू हो गया आपका, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एक रिटन फॉर्मेट के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कौन प्रधानमंत्री इस साल में थे, नासा में किसने किया, मुझे क्या लेना देना। मेरे से अगर कोई पूछेगा, शायद आज की डेट में मुझे भी टू द पॉइंट कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन मुझे वो पता है जिसके लिए मैं उस कुर्सी पे बैठी हूँ, और उस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ एज अ प्रिंसिपल, एज एन एजुकेशनिस्ट। तो मेरी ड्यूटी है कि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल कि कोई मेडिकल रीज़न है, मेरा क्वेश्चन बस यही होता था, कोई मेडिकल रीज़न तो नहीं है, कोई दवाई से एलर्जी तो नहीं है, जो हमें पता होनी चाहिए एज स्कूल टीम, ताकि कल को बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो आई थिंक जिन स्कूलों में, मैं किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ, ये पॉलिसी फॉलो होती है कि पेरेंट्स को रिटन एग्ज़ाम देना है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए, फेल तो वर्ड ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। आई थिंक सैम इट इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अ सोसाइटी, एंड हम उससे बेटर जगह जाएं, क्यों हम उसी स्कूल में बच्चे को लेके जाएं। पढ़ाई CBSE की हर स्कूल में, चाहे वो गांव में है, चाहे वो एक सिटी में है, सिर्फ माहौल ऑफ कोर्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर घर का माहौल अच्छा है तो बच्चा पढ़ जाएगा। वो जगह ही क्यों जाएं जिससे हमारा दिल सहमत नहीं है। तो आई डिसअग्री विद बोथ द थिंग्स, नो डोनेशंस एंड नो पेरेंटल इंटरव्यूज, रिटन इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज एजुकेशन तो ऐसा जो सबको मिलना चाहिए, राइट। एंड एक बात बताऊँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना मेरे लिए। 3 इडियट्स जो मूवी आई थी ना, उसके अंदर बड़ी खूबसूरत सी बात थी कि ज्ञान सब तरफ है, एजुकेशन इज़ देयर। हमें ज़रूरी नहीं कि वो वर्दी चाहिए, वो जो प्रेस करने वाला लड़का था वो भी बैठकर पढ़ सकता है। हाँ, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे पास वो वर्दी हो, मेरे पास वो सारा ताम झाम जो अंग्रेज़ी में पैराफर्नालिया कहा जाता है, नहीं, मैं कहीं भी पढ़ सकता हूँ। वो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, पेड़ के नीचे, लैम्प पोस्ट के नीचे। जिसको पढ़ना है और जिसको वो ज्ञान अर्जित करना आता है, उसको वो हाई प्रोफाइल हॉर्स राइडिंग, गिटार क्लासेस, डोनेशन स्कूल्स नहीं चाहिए। वो माँ बाप चाहिए जिनके पास समय है, और वो टीचर्स चाहिए जिनके पास वो गुरु बनने की एक ललक है, एक ज़िद है कि मुझे इस बच्चे को संपूर्ण इंसान, एक ह्यूमन बीइंग बनाना है।
वो इम्पॉर्टेंट है। तो पता है जो कंक्लूजन की लाइन है वो जो मैं बोलना मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सुंदर सुर सजाने के साज बनाता हूँ। सुर सुंदर हो ना, तो सुंदर सुर बनाने के साज बनाता हूँ। मैं कुछ चुनिंदा परिंदों को बाज बनाता हूँ। एंड बाज वी ऑल नो लाइक द स्ट्रेंथ। कहानियाँ सबकी सुनता हूँ, शिकायतें सबकी सुनता हूँ, फिर दुनिया को बदलने के रिवाज बनाता हूँ। दिस इज़ वॉट अ गुरु इज़। सुनो तो सही, मतलब ऑर्डर देने से पहले लिसन एंड कनेक्ट। जब तक मैं अपने बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं होंगी, मैं उसे करेक्ट नहीं कर पाऊँगी। मतलब मुझे उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो टू कनेक्ट एंड देन करेक्ट, आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू मैम, जो भी आपने कहा। एंड क्योंकि क्वेश्चंस देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। एंड ठीक है, थोड़ा सा हम लोग टाइम को लेके भी रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हाँ चलिए, क्योंकि लोग भी हैं जो सुन रहे हैं, जो ऑडियंस है वो भी देखती है कि क्या बातें हो रही हैं कैसे भी। लेकिन अगर इन बातों को अगर और मतलब ठीक है, हमारा वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बट मेन वही है कि उसको अपनी लाइफ में अपने बच्चे के साथ, दूसरे के बच्चे के साथ में, या पढ़ाई को लेकर अगर वो थोड़ा सा भी एक उस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि हमारा ये सक्सेस होता है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ हमारी ऑडियंस को आप टेक अवे कहते हैं ना, वो आप कुछ अगर देना चाहें कि क्या पेरेंट्स को किस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चों को किस चीज़ पे फोकस करना है, एंड टीचर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं मैम, है ना, तो बस इतना ही है। सो फॉर द पेरेंट्स बहुत सिंपल सी बात है। पूरे कॉन्वर्सेशन में मैं एक ही बात बोल रही थी, बच्चे को सुनो। मेरी एक पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी मतलब जो मैं टीचर्स को बोलती हूँ, पेरेंट्स को बोलती हूँ, इट इज़ अ philosophy of policy of 5 E's. Let the child engage himself or herself. Let the child explore. Let the child experience. Let the child express. And then let the child excel. अगर बच्चा इंगेज करेगा अपने आप को, वो छोटा बच्चा जो क्रॉल करना शुरू करता है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में है, बच्चे के पास दिमाग है, वो ड्रॉर खोलेगा, वो किसी चीज़ को गिराएगा तो उसको साउंड सुनाई देता है, मूवमेंट होता है। और हम क्या करते हैं, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। सो लेट द चाइल्ड इंगेज, लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस। जब वो एक्सप्लोर करेगा, ये गर्म है, उसको गर्म और ठंडा ऐसे ही पता चलेगा। उसको सरफेस हम स्कूल में दिखाते हैं, ये रेगमार्क सैंड पेपर, ये खुदरा है, ये सॉफ्ट है। तो बच्चा जब तक एक्सप्लोर नहीं करेगा तब तक वो, और ये हर एज ग्रुप के लिए है, वो सीख नहीं पाएगा। तो कुछ पेरेंट्स का होता है कि मैम गलती करने से तो बेटर है, खड्डे में गिरने से तो बेटर है हम पहले बता दें। तो आप उसके दिमाग को स्नब कर रहे हैं, उसको वो आज़ादी जो उसको दी है परमात्मा ने, वो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, तो वो डिसाइसिव नहीं होगा ज़िंदगी में, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो उसको इंगेज करने के बाद एक्सप्लोर करने दीजिए, गलतियाँ करने दीजिए, फिर उसको एक्सप्रेस करने दीजिए। अब आपका रोल प्ले आएगा। जब वो एक्सप्रेस करेगा तो आप उसके साथ में बैठे हैं, तो पापा का बच्चे का, मम्मा का बच्चे का जो बॉन्ड है, बच्चे को वो इमोशनल स्ट्रेंथ देगा, वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देगा कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तभी तो वो एक्सप्रेस करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम जज करने बैठते हैं, नो 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 दिस इज़ रॉन्ग, यू डन एक्सट्रीमली रॉन्ग। अब बच्चा हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सैम, जो ये हाँ जी वाले बच्चे होते हैं ना, हर बात में हाँ जी पापा, हाँ जी मम्मा, हाँ जी दादू, हाँ जी दादी, हाँ जी नानू, हाँ जी मामा, वो एक 40-45 साल की उम्र में जो वोल्केनो बर्स्ट होता है ना, इसलिए आज की डेट में वृद्धाश्रम्स बहुत हैं। बहुत सेंसिटिव बात है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि आप उसको इतना हाँ जी कहना सिखा देते हैं कि वो अपनी बात जो कहना चाहता है, वो बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, या वो कितनी बात यूजलेस आपकी नज़र में क्यों ना हो, आप जज मत करिए ना, बच्चे को एक्सप्रेस तो करने दीजिए, उसके बाद समझा दीजिए। तो बच्चा एक्सपीरियंस इंगेज करेगा, एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तभी तो एक्सपीरियंस करेगा। मतलब जब वो आपके पास से उठ के जाएगा तो वो एक्सपीरियंस लेके जाएगा कि मैंने जो सीखा उसके अंदर ये बहुत अच्छा था, या ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना था, या ये बिल्कुल ख़राब था, ये थोड़ा सा अच्छा था, पर एक कॉन्फिडेंस से जाएगा। एंड लास्ट इज एक्सेल।
एक्सेल आप लाइफ में तभी कर सकते हो जब आपके अंदर आपकी कॉन्फिडेंस की ताकत है, आपके अंदर अपने ऊपर अपने विश्वास की ताकत है, आपके अंदर अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे एक अगेन विश्वास है। और हम विश्वास ही तो नहीं कर पाते हैं, मतलब उस कंपटीशन में ही मारे जा रहे हैं, वो अच्छा है और मैं अच्छा नहीं हूँ, और इसलिए हमें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक्सेल लाइफ में हम कर ही नहीं पाएंगे। सो माई humble request to the parents and the teachers, and specifically parents, please listen to your child. I would be so happy अगर एक या दो पेरेंट्स भी इस बात को सुन के अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, चेंज अपने आप आ जाएगा। डेफिनेटली आएगा मैम, एंड एक या दो नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं, बिकॉज जो आज अभी पेरेंट्स हैं वो अभी से इस पे अमल करना शुरू करेंगे। जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं वो अपने फ्यूचर के लिए देखेंगे। जिनके घर में बच्चे हैं, चाहे वो कज़न्स के हैं या अपने एल्डर के हैं, यंगर के हैं, बट कहीं ना कहीं हमें सिर्फ ये देखना है कि बच्चा है, उसका कैसे आगे ग्रो होना है, कैसे उसको करना है, तो उसको पूरा फ्रीडम दीजिए उस चीज़ के लिए, आई थिंक। एंड आप उनके ऊपर नज़र रखिए, लेकिन इतना कि मतलब उनकी लाइफ में घुस के मत बैठना है, नहीं बैठना है। तो आई होप जो हमारी कोशिश है कि आप तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचाने की, कुछ अच्छी बातें पहुंचाने की, हम उसमें सक्सेस हो रहे होंगे। अदरवाइज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल तो हम हैं ही हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम अगेन कि आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। मेरे भी खुद जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए, मेरे थ्रू हमारी ऑडियंस के डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, आप मैम से कनेक्ट भी करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि कुछ आपको गाइडेंस चाहिए हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, हम आपको मैम से कनेक्ट करवाएंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। आपको स्कूल, पढ़ाई, पेरेंटिंग, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे थ्रू। हम एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Indeed, ma'am. a pleasure. God bless you. God bless you. Thank you guys. So वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एंड प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है और इसमें जवाब भी है। बाय बाय। Thank you.